सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। अगले आधे घंटे टॉप न्यूज में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़े समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक 2 पारियों में चलेगा सत्र। 1 फरवरी को देश का आम बजट होगा पेश। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी बजट सत्र की शुरुआत। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और लचीलापन के विषय पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, उभरते वैश्विक परिवेश के अवसरों का लाभ लेने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में तालमेल जरूरी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बदलते वक्त के अनुरूप नहीं है संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था। कुछ देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों की अनदेखी। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले जापान के प्रधानमंत्री। दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। जो बाइडेन ने जापान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। और भारतीय टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में अपने अभियान का धमाकेदार आगाज किया। टीम इंडिया ने स्पेन को 2-0 से मात दी। अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने दिखाया बेहतरीन प्रदर्शन। टीम के लिए 12वें और 26वें मिनट में दागे गोल। और आइए अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र जो है वो 31 जनवरी से शुरू होगा और इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। करीब 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। और संसद का बजट सत्र जो है वो 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा। संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहले 2 दिनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। कुल 27 बैठकें होंगी और आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र का आगाज होता है। बात करते हैं अगली खबर की। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समिट ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी वर्चुअल सभा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तत्काल एक मौलिक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। साथ ही उन्होंने आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया। कल 1 दिवसीय दौरे पर जम्मू क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव ए के मेहता, उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह समेत विभिन्न सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। राजौरी में हाल ही में हुए आतंकी हमलों की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपा गया है। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा डांगरी गांव में 2 आतंकवादी हमलों में अल्पसंख्यक समुदाय के 7 लोगों के मारे जाने और 14 अन्य लोगों के घायल होने के बाद हो रहा है। अमित शाह के दौरे के मद्देनजर राजौरी जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के
सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसी। आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को। और बात करते हैं अब अगली खबर की। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी ठहरी हुई व्यवस्था है जिसे 1945 में बनाया गया था और अब यह अपने सदस्यों की चिंताओं को दूर करने में सक्षम नहीं है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे दिन अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही। संयुक्त राष्ट्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे एक जमे हुए 1945 आविष्कृत तंत्र के रूप में वर्णित किया जो इसकी सदस्यता की व्यापक चिंताओं को स्पष्ट करने में असमर्थ है। उन्होंने नई वैश्वीकरण की व्यवस्था बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया और कहा कि अधिक लोकतांत्रिक व समतामूलक विश्व का निर्माण वृहद विविधीकरण तथा क्षमताओं के स्थानीयकरण के आधार पर ही हो सकता है। विदेश मंत्री ने विकासशील देशों के समक्ष कर्ज, व्यापार के क्षेत्र में बाधा, वित्तीय प्रवाह में कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण संकट जैसी चुनौतियों का भी उल्लेख किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून छावनी के जसवंत मैदान में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। देहरादून से नीति घाटी में स्थित गमशाली तक एक कार अभियान को हरी झंडी भी दिखाएंगे रक्षा मंत्री। साथ ही भारतीय सेना और CLHW ग्लोबल की संयुक्त साहसिक खेल पहल सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का भी शुभारंभ करेंगे। हमारे सशस्त्र बलों के सर्वोच्च बलिदान और उनकी समर्पित सेवा को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री उत्तराखंड युद्ध स्मारक ट्रस्ट द्वारा विकसित शौर्य स्थल को समर्पित करेंगे। वहीं 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर दिल्ली के शहीद स्थल पर CDS सहित तीनों सेना के प्रमुखों ने शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। बात करते हैं अगली खबर की। इसरो की तरफ से जारी उत्तराखंड के जोशीमठ की उपग्रह तस्वीरों से पता चलता है कि हिमालयी शहर केवल 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। जमीन धंसने की यह घटना संभवतः 2 जनवरी से शुरू हुई। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के प्रारंभिक अध्ययन में कहा गया है कि अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच जमीन के धंसने की प्रक्रिया धीमी थी। इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंसा था। हालांकि 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच भू धंसाव की तीव्रता में वृद्धि हुई और इन 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया। ये तस्वीरें कार्टोसैट 2S उपग्रह से ली गई हैं। इस धंसान के कारण अब तक करीब 90 परिवारों को स्थानांतरित किया जा चुका है। अभी किसी का भी मकान तोड़ा नहीं जा रहा है और केवल आवश्यकता अनुसार उन्हें खाली करवाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जोशीमठ में सर्वेक्षण करने वाले दल अपना काम कर रहे हैं। अब तक जोशीमठ में दरारों वाले 760 भवनों को चिन्हित किया जा चुका है। इधर इस सप्ताह पंजाब स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने कहा कि उसके अनुसंधानकर्ताओं ने 2021 में ही जोशीमठ में बड़े पैमाने पर धंसाव का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। IIT रोपड़ ने एक बयान में कहा कि पूर्वानुमान जोशीमठ में इमारतों के लिए 7.5 और 10 सेंटीमीटर विस्थापन के बीच का था, जो इमारतों में बड़े पैमाने पर दरारें पैदा करने के लिए पर्याप्त है। जोशीमठ के धीरे धीरे धंसने का निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल की गई पर्सिस्टेंट स्कैटरर इंटरफेरोमेट्री सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह तकनीक एक शक्तिशाली सुदूर संवेदनशील प्रणाली है जो समय के साथ पृथ्वी की सतह में विस्थापन को मापने और इसकी निगरानी करने में सक्षम है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने निवास पर पार्लियामेंट बीट कवर करने वाले पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से व्यक्तिगत भेंट की और उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख मीडिया संगठनों के पत्रकारों ने हिस्सा लिया।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के घर की तस्वीरें थी। बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल दिल्ली के होटल ताज पैलेस में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के 12वें ऑटो समिट में शिरकत की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक सेवा और समर्पण के जरिए हमने देश की एक मजबूत सामूहिक तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। डीलर्स मोटर व्हीकल बेचने के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी निभा रहे हैं। उन्होंने आज के युग में डीलर्स की भूमिका और उनकी अहमियत पर आधारित एक किताब का विमोचन भी किया। सामाजिक सेवा समर्पण हमारे जीवन में है। हमने कोविड के समय दुनिया को बता दिया कि हमारी सामूहिकता की शक्ति से इतनी विशाल देश के अंदर हमने जो कुछ भी एक दूसरे के सहयोग से बन सका किया और हमने एक मजबूत सामूहिक भारत की तस्वीर दुनिया के सामने रखी। और इसी तरीके के प्रयास जो आपने शुरुआत किए उससे नए लोगों को प्रेरणा मिलेगी, अलग अलग एसोसिएशन को प्रेरणा मिलेगी, इंडस्ट्रीज को प्रेरणा मिलेगी, सर्विस सेक्टर के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में 3 दिन शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की ठंडक रविवार से उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ उत्तर भारत को भी कपकपाएगी। राजस्थान के चूरू और सीकर में न्यूनतम तापमान माइनस में चले जाने का अनुमान है। दिल्ली में घने कोहरे और सर्दी का असर आज से ही देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में शीतलहर आज सुबह से ही जारी है। मौसम विभाग ने 17, 18 और 19 जनवरी के लिए घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति की भविष्यवाणी की है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने इस दौरान दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। और इस खबर के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरें, साथ ही बताएंगे व्यापार और खेल जगत से जुड़े हुए समाचार भी। बने रहिए हमारे साथ। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। केन्या गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और संयुक्त गणराज्य तंजानिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के निमंत्रण पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारत की संसद का एक प्रतिनिधिमंडल 16 से 21 जनवरी 2023 तक केन्या और तंजानिया का दौरा करेगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में संसद सदस्य चिराग पासवान, मनोज किशोर भाई कोटक और एस फंगनोन कोन्याक और उत्पल कुमार सिंह महासचिव लोकसभा शामिल होंगे। डॉक्टर अजय कुमार संयुक्त सचिव प्रतिनिधिमंडल के सचिव हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजधानी स्थित बीजेपी मुख्यालय में हुई। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भूकंप के झटके महसूस किए गए। धर्मशाला में आई इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 दर्ज की गई। भूकंप सुबह 5:17 पर धर्मशाला से 22 किलोमीटर पूर्व में आया।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में 2021 में धार्मिक सभाओं में नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाने के मामलों की जांच में दिल्ली पुलिस द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं किए जाने पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि जो देश संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराना जाया चाहिए। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री पोषण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए संयुक्त समीक्षा मिशन का गठन किया गया है। यह फैसला अनियमितताओं की शिकायतों के बाद लिया गया। संयुक्त समीक्षा मिशन में पोषण विशेषज्ञों के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार आज मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार को 75 साल की आयु में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। बैंक कर्मचारी संगठनों का संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कई मांगों को लेकर 31 जनवरी से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। मंच ने बयान में कहा कि भारतीय बैंक संघ की ओर से मांगों पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण हमने 30 और 31 जनवरी को हड़ताल करने का फैसला किया है। श्रमिक संगठन बैंकों में कामकाज 5 दिन करने, पेंशन को अद्यतन करने और सभी संवर्गों में नियुक्ति समेत अन्य मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंध संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की आतंकी गतिविधियों में शामिल एक आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। मध्य प्रदेश में भोपाल की एक विशेष अदालत में अली असगर उर्फ अब्दुल्ला बिहारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। आरोपी बिहार का रहने वाला है। और हैदराबाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग की घटनाओं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संक्रांति त्योहार के अवसर पर सभी सड़कों और पूजा स्थलों के आसपास पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 14 और 15 जनवरी से प्रभावी होगा। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। दक्षिणी पेरू के पूनो क्षेत्र में 16 वर्षीय लड़के की गोली लगने से मौत हो गई। पेरू में राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे की सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। लोग अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। लोकपाल के कार्यालय ने बताया कि 35 प्रांतों में लामबंदी और सड़कों को जाम किया गया। इनमें सबसे अधिक प्रांत देश के दक्षिणी क्षेत्रों में है। कैस्टिलो समर्थक तत्काल चुनाव कराने, बोलुआर्टे के इस्तीफे और कैस्टिलो की रिहाई और पुलिस संघर्ष में मृतक प्रदर्शनकारियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान 3 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इजरायल फिलिस्तीन के बीच हाल ही के महीनों में बढ़ती हिंसा में खून खराबे की यह ताजा घटना है। इजरायल सेना पिछले साल की शुरुआत से ही क्षेत्र में रात को छापेमारी कर रही है। उसका कहना है कि इन छापों का मकसद आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करना और भविष्य के हमलों को रोकना है। उसने कहा कि कालंदिया शरणार्थी शिविर में घुसने वाले सैनिकों पर पथराव किया गया। सेना ने कहा कि जवाबी कार्रवाई करते हुए सैनिकों ने छतों से पथराव किया और फिलिस्तीनियों पर गोलियां चलाई। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपने देश की सेना को आधुनिकीकरण करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रतिज्ञा की। उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने एक खतरनाक नए युग की शुरुआत की है और चीन को उसको अपना सकता है। व्हाइट हाउस में किशिदा का स्वागत करते हुए बाइडेन ने पिछले महीने जापान सरकार की घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि वो अगले 5 वर्षों में रक्षा खर्च को दोगुना करेगी और नई क्षमताओं का विकास करेगी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो जापान के साथ अपने गठबंधन और उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के नमक की खदान वाले पूर्वी शहर सोलेडार पर कब्जा कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि रूस और यूक्रेन की सेना के बीच खूनी संघर्ष के केंद्र सोलेडार पर कब्जा कर लिया गया है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत के अंतर्गत आने वाले सोलेडार पर कब्जा करने के रूस के दावे की यूक्रेनी अधिकारियों ने तत्काल कोई पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कई झटकों के बाद सोलेडार पर कब्जा रूस के लिए एक दुर्लभ जीत का प्रतीक होगा। वहीं यूक्रेन ने रूस के इस दावे का खंडन किया है। हालांकि दोनों ही देशों के दावों की स्वतंत्र रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात, आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। उभरते वैश्विक परिवेश के अवसरों का लाभ लेने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में तालमेल होना जरूरी है, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इसमें वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और लचीलापन विषय पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि उभरते वैश्विक परिवेश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल का लाभ उठाने और लीक से हटकर सोचने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल कहानी की सफलता और देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को भारत के विकास का प्रमुख चालक भी बताया। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अपने लचीलेपन के कारण भारत अशांत वैश्विक मंच में एक चमकीले स्थान के रूप में उभरा है। अर्थशास्त्रियों ने उन तरीकों पर सुझाव दिया जिनसे भारत अपने विकास की गति को बनाए रख सकता है। उन्होंने भारत के लचीलेपन को और मजबूत करने के लिए रणनीतिक सिफारिशें भी एक दूसरे के साथ साझा की। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। सरकार के आंकड़ों में खुदरा महंगाई नवंबर की तुलना में दिसंबर में मामूली घटकर एक साल के निचले स्तर पर 5.72% पर आ गई है। हालांकि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में जरूरी सामान के भाव बेतहाशा बढ़े हैं। वहीं सब्जियों के दाम 10 रुपए किलो तक गिर गए हैं। 1 फरवरी को देश का आम बजट आना है। ऐसे में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को सरकार से यह उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री का बजट महंगाई पर नियंत्रण करने वाला हो। सब्जियों के दाम में गिरावट से निम्न तबके को फौरी राहत जरूर मिली है। सर्दी के मौसम में सब्जियों की बम्पर आवक भी दाम घटने का एक बड़ा कारण है। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। भारतीय टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में अपने अभियान का धमाकेदार आगाज किया है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने स्पेन को 2-0 से मात दी है। भारतीय टीम की जीत में अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह का अहम रोल रहा, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 12वें और 26वें मिनट में एक गोल दागे। भारतीय टीम अपने अगले मैच में 15 जनवरी को इंग्लैंड का सामना करेगी। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। 27 जनवरी से शुरू हो रहे 3 T20 मैचों की सीरीज में मुंबई के युवा खिलाड़ी पृथ्वी शॉ की वापसी हुई है। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में शानदार दोहरा शतक लगाकर सुर्खियां बटोरी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी वापसी हुई है। इसी के साथ टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 14 जनवरी की तारीख के इतिहास के साथ भी। सनसेट टीवी के सभी दर्शकों को 14 जनवरी को यानी कि आज मकर संक्रांति महापर्व और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की तारीख का इतिहास देखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 14 जनवरी साल 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई। यह ऐतिहासिक युद्ध हरियाणा के पानीपत में हुआ।
यह युद्ध अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों के लगभग 45,000 और अब्दाली के लगभग 65,000 सैनिक आमने सामने थे। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीती। इस युद्ध में अब्दाली की जीत का कारण था अफगान सैनिकों की संख्या मराठों की सेना से अधिक होना और उसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली स्वयं कर रहा था। 14 जनवरी साल 1926 को महाश्वेता देवी का जन्म ब्रिटिश भारत के ढाका में हुआ। वो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रसिद्ध लेखिका थीं। उनकी पहली रचना झांसी की रानी साल 1956 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 100 से भी ज्यादा उपन्यास और लघु कथाएं लिखी। महाश्वेता ने माओवादी विद्रोह, गरीबों और आदिवासियों के बारे में लिखा। 1084 की माँ उनकी चर्चित कृति है। बंगाली में लिखी उनकी किताबों का अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार, रमन मैग्सेसे और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित महाश्वेता देवी को साल 1986 में पद्मश्री और साल 2006 में पद्म विभूषण से नवाजा गया।